नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में कृषि। दोस्तों, पिछली क्लास में भी हमने कृषि के बारे में चर्चा की हुई थी और कृषि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने जाना था। तो आइए दोस्तों, उसी क्लास को एक बार फिर आगे बढ़ाते हैं हम। और आज कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कृषि से जुड़ी हुई, जैसे कि दोस्तों जब खेती की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है समय। हर प्रकार की फसल को आप कभी भी ऐसे ही फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो मतलब फसलों को हम एक समय के अकॉर्डिंग पैदावार होती है। जैसे देखते हैं कुछ फसल, जैसे कि रबी की फसल, याद रखें रबी की फसल। रबी कौन है दोस्तों? यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, रबी ध्यान रखना है ना। रबी यानी कि सूर्य। रबी की फसलें ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल तक ये फसलें काट ली जाती हैं, ठीक है ना। अब ये कौन कौन सी होती हैं देखते हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना। गेहूं, जौ, चना, राई, ठीक है। गेहूं, जौ, चना, राई, मटर, सरसों, ये सभी फसलें कौन सी हो जाती हैं? ये सभी फसलें कहलाती हैं रबी की फसलें, याद रखें, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों, एक और होती है खरीफ की फसलें। रबी के बाद में खरीफ की फसलें, ठीक है। ये क्या होती हैं? खरीफ की फसलें। इनका समय होता है दोस्तों जून जुलाई में ये बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर तक ये काट ली जाती है। जून और जुलाई, है ना। जून जुलाई तक ये बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में ये काट ली जाती हैं। नवंबर दिसंबर, ठीक है। नवंबर दिसंबर में ये काट ली जाती है। अभी ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं इनका समय, कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, समय ही पूछा गया, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है खरीफ की फसलों का समय, है ना। तो आपको याद रहेगा तो हम इसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। जून जुलाई में बोते हैं और नवंबर दिसंबर में ये फसलें काट ली जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जैसे देखते हैं दोस्तों, चावल, बाजरा, मक्का, ठीक है। चावल, बाजरा, मक्का, जूट, मूंगफली, ठीक है। और तिलहन में देख सकते हैं सोयाबीन, ज्वार और ज्वार। ये सभी फसलें कौन सी हो जाती हैं? खरीफ की फसलें कहलाती हैं, याद रखें। रबी की फसलें और ये खरीफ की फसलें, ठीक है। रबी की फसलें और खरीफ की फसलें। एक फसल और भी होती है दोस्तों, ये कहलाती है गर्मा की फसलें, है ना। ये मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। गर्मा की फसल, ठीक है। मूल रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण होती है रबी और खरीफ की फसल। लेकिन जब रबी और खरीफ के बारे में पूछा जा चुका है तो गर्मा की फसलों से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। ये मई और जून के माह तक बोई जाती हैं और जुलाई और अगस्त में काट ली जाती हैं। जैसे ये हो जाती है राई, मक्का, ज्वार, जूट, राई, मक्का, ज्वार, जूट, ठीक है। जूट यहां पर भी आता है और यहां पर भी आता है, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें एक महत्वपूर्ण फसल हो जाती है महुआ। तो ये सारी फसलें कौन सी होती हैं? फसलों के हिसाब से इनका समय के अकॉर्डिंग इनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले रबी की फसलें, फिर खरीफ की फसलें और फिर गर्मा की फसलें, याद रखें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हमने पिछली क्लास में फसलों से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण कई सारे तथ्य देखे थे। तो एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये होता है कि किस फसल का जनक किस देश को माना गया है। याद रखें, यहां से भर कर प्रश्न आए, ठीक है। किस फसल का जनक किस देश को माना जाता है? जैसे कि अगर देखें धान,
तो धान का जनक माना गया है भारत और इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया, याद रखें, इंडोनेशिया, धान का जनक भारत और इंडोनेशिया को माना जाता है। यानी कि धान की जो उत्पन्न हुआ है, धान को जो पैदा किया है शुरुआत में, ये भारत और इंडोनेशिया से ही शुरुआत हुई है और धीरे धीरे करते करते संपूर्ण विश्व में धान की खेती होना प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, फिर देखें मक्का। मक्का, तो मक्का माना जाता है मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका दोस्तों, मक्का अमेरिका में तो जो वहां के जानवर होते हैं उन्हें तक खिलाई जाती है। क्यों खिलाई जाती है? क्योंकि उनसे अधिक मात्रा में मांस बढ़ पाए ना। जब जो जानवर रहता है मक्का का सेवन करेगा, मक्का खाएगा, तो क्या होगा, फैटी हो जाएगा, मोटा हो जाता है ना, जिससे क्या होता है वहां पर उन जानवरों से अधिक मांस का पैदावार हो सके। क्योंकि मांस क्या होता है वहां पर खाने के काम में आता है, इसलिए सुअरों को तक मांस खिलाया जाता है मध्य अमेरिका में। ठीक है, फिर देखें गेहूं। गेहूं, तो गेहूं की जो उत्पन्न माना गया है, जनक देश माना जाता है, ये माना जाता है दक्षिण अमेरिका। याद रखें, सॉरी, मध्य एशिया। मध्य एशिया, मध्य एशिया, एशिया के मध्य भाग को ही गेहूं का जनक माना जाता है। सबसे पहले गेहूं कहां उत्पन्न हुआ होगा? मध्य एशिया में। ठीक है, फिर देखें तंबाकू। तंबाकू, तो तंबाकू का उत्पन्न जनक देश अगर हम देखते हैं तो ये आ जाता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। ठीक, फिर देखते हैं दोस्तों रबर। रबर का उत्पादक देश हो जाता है दक्षिण अमेरिका। रबर की भी खेती होती है दक्षिण अमेरिका। और अगर कंट्री वाइज नेम आएगा तो आप क्या लगा देंगे? ब्राजील। याद रखना, कंट्री वाइज अगर नाम आएगा, देश का नाम आता है, तो आप आंसर लगा देते हैं ब्राजील। ब्राजील में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। ठीक है, रबर का उत्पादक जन्म कहां पर हुआ है? दक्षिण अमेरिका में हुआ है और ब्राजील। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों भारत के, देखते हैं भारत कहां कहां पर प्रमुख स्थान में आता है। तो उड़द, उड़द, उड़द एक दाल होती है ना, उड़द, इसका जनक देश है भारत। सोयाबीन, सोयाबीन इसका जनक देश है भारत। याद रखें, उड़द, सोयाबीन, है ना। मूंग, ज्वार, मूंग भी एक दाल होती है ना। तो मूंग का उत्पादक देश भारत। ज्वार, ज्वार भी सबसे पहले उत्पन्न हुई थी भारत में ही, याद रखें। ठीक है, फिर देखते हैं एक होती है दाल मसूर। मसूर की दाल जो है, इसका जनक देश माना जाता है चीन, है ना। किसको माना जाता है? चीन को। फिर देखते हैं टमाटर। ये होता है मैक्सिको में, मैक्सिको। ठीक है, इसीलिए टमाटर की तो होली तक खेली जाती है मैक्सिको में। अगर कोई आता है, टमाटो फेस्टिवल कहलाता है। टमाटर का एक त्योहार होता है जिसमें सब लोग एक दूसरे के ऊपर टमाटर फेंकते हैं, टमाटर की होली खेलते हैं। तो ये कहां? मैक्सिको, क्योंकि टमाटर का जन्म कहां हुआ है? मैक्सिको में हुआ, याद रखें। ठीक है, फिर देखते हैं जौ। ये होती है चीन में। ठीक है, चाय का जन्म स्थान कहां है? चीन। ठीक है, चाय भी चीन में ही उत्पन्न हुई थी पहले। आलू बड़ा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। आलू ये होता है पेरू में। क्यों महत्वपूर्ण होता है? बिना आलू के सब बेकार है दोस्तों, है ना। रेगुलरली हम लोग खाने में सबसे ज्यादा किसका उपयोग लेते हैं? आलू का। तो इस पर तो क्वेश्चन आना बिल्कुल बनता है। आलू कहां पर होता है? पेरू। और गन्ना का जो जन्म स्थान है ये हो जाता है भारत। याद रखें, क्या हो जाता है? भारत। तो ये कई सारे ऐसी फसलें थी जिनके हमने जन्म स्थान देखे। कौन सी फसल का जन्म किस देश को माना जाता है, याद रखेंगे आप। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों, कल मैंने आपको कुछ 2 क्रांतियों के बारे में बताया था, है ना। एक देखा था हमने हरित क्रांति और एक देखा था हमने श्वेत क्रांति। आज कुछ अन्य क्रांतियों के बारे में भी देखते हैं, फसलों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां। ठीक है, अभी क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना।
जब देश में फसल की पैदावार कम होती है तो उस पैदावार को बढ़ाने के लिए कई सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, है ना, जो एक युद्ध स्तर पर यानी कि जिन्हें क्रांति के तौर पर स्टार्ट किया जाता है। इसलिए इस फसलों को उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? क्रांति। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले देखते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति, ठीक है, खाद्यान्न से खाद्यान्न से संबंधित है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, हमने कल देखा हुआ था, डॉक्टर बोरलॉग। और भारत में कौन थे? एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। आज कुछ आपको नई क्रांति के बारे में भी बताऊंगा, मजा आएगा दोस्तों, तो आप इसी तरह जुड़े रहें। देखते हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, यानी कि मूल रूप से ऐसी फसलें जो खाने के उपयोग में सबसे ज्यादा आती हैं, और इनसे संबंधित व्यक्ति कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। फिर दूसरा देखें दोस्तों, तो ये हो जाता है श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक, ठीक है। ये कौन होते हैं? आपने सबने पढ़ा होगा, ये दूध से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन, है ना, वर्गीस कुरियन साहब, ठीक है। तो देखते हैं कुरियन साहब ने ऐसा करा क्या है। दोस्तों, अमूल का फाउंडर कौन है? आप याद रखें, अमूल का फाउंडर कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, ठीक है। अमूल जो भारत में सबसे बड़ी एक दूध की उत्पादक की एक कंपनी है ना। आज अगर देखते हैं अमूल के बारे में, तो ऐसा कहीं भी कोई भी शहर नहीं होगा जहां पर अमूल के प्रोडक्ट आपको न मिले, है ना, और शुद्धता से भी ये भरपूर रहते हैं। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने क्या किया है? अमूल की स्थापना की है, ठीक है, याद रखें, ठीक है ना, जिसके कारण इन्हें क्या किया जाता है? श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति के जनक माने जाते हैं। डेयरी फार्मों की स्थापना हुई इसके बाद में, ठीक है ना। तो दुग्ध क्रांति डॉक्टर वर्गीस कुरियन। फिर देखते हैं दोस्तों नीली क्रांति, याद रखें, नीली क्रांति, ये आप जानते होंगे, कई आप में से लोग जानते होंगे। नीली क्रांति का संबंध होता है मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य यानी मछली, है ना, मछली पालन से जुड़ी हुई ये क्रांति है। और इसके जनक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? अरुण कृष्णन। दोस्तों एक बात याद रखें, अभी तक के पेपर में ढेरों बार आ चुका है नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, लेकिन अभी तक बहुत ही कम पेपर में अरुण कृष्णन का नाम आया है। तो याद रखें, अब की बारी अरुण कृष्णन की है, याद रखें, है ना, इन्हें याद करते हुए चलें, ठीक है। और जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो क्रांति से जुड़े हुए नाम हैं, मैं आज आपको सारे के सारे वो बता देता हूं, तो इन्हें आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, शुरू से एंड तक आप लोग जुड़े रहें, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों, अगली क्रांति होती है रजत क्रांति, यानी कि सिल्वर क्रांति भी कहते हैं इसे, सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति। फिर ये सब जानते होंगे रजत क्रांति का संबंध कहां से है? अंडा उत्पादन से, अंडे से संबंधित है ना, अंडा। लेकिन ये क्या है ना, इसके पीछे एक नाम आता है, रजत क्रांति के पीछे एक महान भारत की पीएम रह चुकी हैं इंदिरा गांधी, याद रखें। इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में रजत क्रांति को बहुत बढ़ावा दिया है, याद रखें। अगर बात आती है कि रजत क्रांति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के समय में हुई थी? इंदिरा गांधी के समय में हुई थी। और इस क्रांति को इंदिरा गांधी ने बड़ा एक कार्यक्रम को बड़े स्तर पर शुरू करवाया था, याद रखें, ठीक है ना, क्योंकि अंडा उत्पादन, है ना, जिसके कारण क्या हुआ? बड़े बड़े मुर्गी पालन केंद्र खोले गए, लोगों को रोजगार मिला इसके द्वारा, है ना। और देखिए आज देश में बड़े पैमाने पर ये रोजगार आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोगों को रोजगार मिल रहा है ना। तो सिल्वर क्रांति या रजत क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? अंडा उत्पादन से होता है, याद रखें, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों पीली क्रांति। फिर बात आती है पीली क्रांति, हम तो जानते हैं पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से है, तिलहन। लेकिन कई लोग एक बात नहीं जानते हैं, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति का किस व्यक्ति के नाम के साथ संबंध आता है? दोस्तों ये हो जाते हैं सैम
शैम पित्रोदा, पित्रोदा, शैम पित्रोदा, याद रखें, है ना, शैम पित्रोदा। फिर होती है दोस्तों कौन सी क्रांति? लाल क्रांति, याद रखें, लाल, लाल क्रांति से याद आता है टमाटर या मांस उत्पादन, याद रखें, टमाटर, टमाटर या मांस, ठीक है। लेकिन टमाटर से संबंधित एक व्यक्ति है दोस्तों जिनका नाम है विशाल, विशाल तिवारी, विशाल, विशाल तिवारी। अभी तिवारी जी ने क्या किया है? तिवारी जी ने टमाटरों को विशाल कर दिया है ना। याद रखने के लिए मैं ऐसा सोच सकता हूं कि पहले टमाटर छोटे होते होंगे, ठीक है ना। तिवारी जी खुद विशाल थे, विशाल तिवारी है ना, नाम क्या है? विशाल तिवारी। तिवारी जी ने क्या किया? टमाटर की एक नई किस्म लेकर आए जिससे विशाल टमाटर उत्पन्न होने लगे, ठीक है ना। तो विशाल तिवारी किससे संबंधित हो जाते हैं? टमाटर यानी कि लाल क्रांति से संबंधित है विशाल तिवारी, याद रखें, ठीक है। फिर अगला होता है गुलाबी क्रांति, गुलाबी, गुलाबी क्रांति, है ना। गुलाबी क्रांति संबंधित होता है झींगा मछली, झींगा मछली, ठीक है, झींगा मछली से संबंधित होती है गुलाबी क्रांति, ठीक है। और इसके जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये हो जाते हैं दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल, पटेल, ठीक है, दुर्गेश पटेल। दोस्तों एमपी के एग्जाम में ढेरों बार आ चुका है, मध्य प्रदेश का पहला झींगा हैचरी कहां खोला गया है? ये खोला गया है कहां पर? याद रखें, है ना, मध्य प्रदेश का पहला झींगा हैचरी खोला गया है बालाघाट में, बालाघाट। झींगा मछली का यहाँ पर पालन किया जाता है, ठीक है ना। फिर दोस्तों अगला आता है गुलाबी क्रांति के बाद में स्वर्ण क्रांति, है ना, या पर जैसे सुनहरी क्रांति भी कहते हैं, स्वर्ण या सुनहरी, सुनहरी क्रांति, ठीक है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? स्वर्ण क्रांति का संबंध हो जाता है हमारा फल से, याद रखें, इससे फल से। स्वर्ण क्रांति में बिल्कुल भी सोना, जूट, पटसन मत ले आना, ठीक है। स्वर्ण क्रांति संबंधित होती है फल से, फल उत्पादन, ठीक है। और इसमें एक बड़े व्यक्ति का नाम आता है, ये हो जाते हैं निरपख, 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 ये होती है निरपख तुतेज, याद रखें, थोड़ा सा नाम याद करने में दिक्कत हो सकती है, निरपख तुतेज, लेकिन नाम इतना बढ़िया है ना कि कई बार कठिन नाम ज्यादा याद होते हैं, ध्यान रखना, है ना। क्योंकि आप जैसे ही खर्च ऑप्शन देखोगे आपको पता चल जाएगी ये नाम क्या है, फल से संबंधित निरपख, है ना, मतलब पक, फल पकने में भी समय लेते हैं ना, पक, निरपख, ठीक है, ना पके हुए फल कह सकते हैं। याद रखने के लिए बता रहा हूं, बस ये ऐसा कुछ ट्रिक बना देते हैं अपन जैसे कि, है ना। और कम से कम शॉर्ट ट्रिक का यूज करें, याद रखें, अगर आपको वास्तविक और स्थायी सफलता चाहिए तो शॉर्टकट कम से कम लें, क्योंकि देखिए आपको सब याद करना पड़ेगा, स्वर्ण क्रांति, सुनहरी क्रांति, फल भी याद करना है, निरपख तो तेज भी याद रखना है, ओवरऑल सब याद रखना है। तो फिर ट्रिक किस बात की याद रखना है? एक चीज और भी याद रख लूं मैं, है ना, मतलब ट्रिक, कई बार ट्रिक का यूज करते हैं तो बहुत कम ट्रिकों का यूज करें, है ना। चलिए पर देखते हैं दोस्तों, अगली क्रांति हो जाती है भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, ठीक है। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे होता है? भूरी क्रांति होती है उर्वरक और उर्वरक, उर्वरक, एक चमड़ा भी होता है, चमड़ा, उर्वरक और चमड़े से संबंधित होती है भूरी क्रांति, ठीक है। इसमें कोई एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं आता है भूरी क्रांति में, तो ये केवल यहीं तक आ सकता है। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से, है ना, या चमड़ा उत्पादन से। फिर देखते हैं कृष्ण क्रांति, कृष्ण, कृष्ण क्रांति या काली क्रांति भी बोलते हैं इसे। कृष्ण क्रांति ये होती है बायोडीजल से संबंधित, बायोडीजल, याद रखें, कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित होती है, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों अगला वादामी क्रांति, वादामी, वादामी क्रांति, ठीक है। तो वादामी क्रांति का संबंध होता है मसाला, याद रखें, वादामी क्रांति मसाला, मसाला, मसाला अधिकतर किचन में यूज होता है। किचन में बादाम तो मिलती है लेकिन बादाम मसाले में नहीं आती है ना, लेकिन याद रखने के लिए हम कुछ तरीका अपना सकते हैं, याद रखने के लिए आप सब तरीके अपना सकते हैं। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से होती है, ठीक है। फिर देखते हैं अमृत क्रांति, अमृत,
अमृत क्रांति। दोस्तों अमृत शब्द को अगर वास्तविक परिवेश में मैं देखता हूं तो अमृत जल है, जल ही जीवन है ना, जीवन यानी कि अमृत। ठीक है, तो जल, जल कैसा, नदी जोड़ो परियोजना, याद रखें, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना का संबंध किससे होता है, अमृत क्रांति से होता है। अमृत शब्द क्यों लिया गया, क्योंकि जल ही जीवन है और जल कहाँ है, नदियों में होता है, याद रखें। ठीक है, तो अमृत क्रांति। फिर हो जाता है गोल क्रांति, गोल क्रांति, गोल, गोल क्रांति तो मुझे समझ में आ रहा है आलू, याद रखें ना, याद रखने के लिए आलू, आलू से संबंधित है गोल क्रांति, याद रखें। अगली एक महत्वपूर्ण क्रांति होती है प्रोटीन क्रांति, प्रोटीन क्रांति। ठीक है, प्रोटीन क्रांति ये बड़ी नई क्रांति है। क्या हुआ है, ये दूसरी हरित क्रांति के मॉडल पर आधारित है, याद रखें। क्या है, दूसरी हरित क्रांति के मॉडल पर आधारित है। दूसरी बार जब कार्यक्रम चलाया गया था हरित क्रांति का 1983-84 में, उस मॉडल पर यह आधारित है। उच्च उत्पादन से संबंधित है, उच्च उत्पादन, उत्पादन, उच्च उत्पादन से संबंधित है। और इस क्रांति में एक बड़े प्रधानमंत्री का नाम फिर से आता है, पीएम मोदी, याद रखें, पीएम मोदी, और साथ में अरुण जेटली, दोनों का नाम आता है, क्योंकि ये भारत सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट है फसल उत्पादन से रिलेटेड, है ना, फसल उत्पादन से संबंधित। कैसा, उच्च उत्पादन, और दूसरी हरित क्रांति पर यह आधारित है। और इस कार्यक्रम के लिए, प्रोटीन क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने, भारत सरकार ने लगभग 500 करोड़ रुपए का फंड एक कार्यक्रम के लिए लगाया हुआ है, याद रखें। कई बार ये धनराशि टाइप से भी पूछ ली जाती है। ठीक है, पर दोस्तों अगली क्रांति होती है गंगा क्रांति। गंगा क्रांति कैसी हो सकती है ना, तो गंगा क्रांति से कई बार आ जाएगा कि हो सकता है गंगा सफाई हो, है ना, गंगा की सफाई, क्योंकि गंगा में कई सारे दूषित पदार्थ मिले हुए हैं, कचरा गंदगी फैल लोग डाल देती है, गंगा दूषित हो जाती है ना, तो गंगा क्रांति। लेकिन नहीं, इस टाइप से नहीं है भाई, इसे दूसरी तरीके से नाम रखा गया है। गंगा क्या है, पवित्र नदी है, हम गंगा में स्नान करने जाते हैं जिससे हमारे पाप धुल जाए, है ना। पाप करता क्यों, क्योंकि व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है और पाप बढ़ा देता है ना, यानी कि भ्रष्टाचार के प्रति सदाचार, याद रखें। गंगा क्रांति का संबंध किस, क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या, सदाचार, सदाचार, है ना, भ्रष्टाचारी का अपोजिट होता है सदाचारी, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचारी, ये होती है गंगा क्रांति, याद रखें, है ना। फिर एक होती है दोस्तों इंद्रधनुष क्रांति, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति क्या है, ये इस क्रांति का संबंध है ओवरऑल जितनी भी क्रांतियां हैं, ओवरऑल जितनी भी क्रांतियां हैं इनकी देखरेख जिम्मेदारी सब क्या है, इंद्रधनुष क्रांति, याद रखें। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे हो जाता है, सभी क्रांतियों पर निगरानी, सभी क्रांतियों पर निगरानी, निगरानी। ठीक है ना, कोई एक व्यक्ति वो भी तो चाहिए, सभी क्रांति, सबके सब जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, उन पर निगरानी रखे, तो इंद्रधनुष क्रांति, याद रखें। ठीक है, फिर एक होती है सूर्य उदय या सनराइज, सनराइज या सूर्य उदय, सूर्य उदय क्रांति, है ना। ये सनराइज या सूर्योदय, सूर्योदय की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि ये नए भारत से जुड़ी हुई क्रांति होती है। सूर्य भारत, नया भारत का उदय हो रहा है दोस्तों, और नया भारत में सबसे महत्वपूर्ण होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, याद रखें। तो ये संबंधित किससे है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों से, इलेक्ट्रॉनिक, है ना, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों से जुड़ी हुई ये क्रांति होती है, कौन सी, सूर्योदय क्रांति। तो हमने ये कई सारी क्रांतियां अभी देखी हैं, इनमें कई सारी क्रांतियां आपको नई भी क्रांतियां मिलेंगी दोस्तों, है ना। और इसी तरह मेरा प्रयास यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक नए फैक्टों को भी ला पाऊं, है ना। साथ में एक बात याद रखें, जितने व्यक्तियों को मैंने आपको बताया नए व्यक्ति, है ना, चाहे वो टमाटर से जुड़े हुए कौन है, टमाटर, विशाल टमाटर होती है ना, तो विशाल तिवारी, तो इनके नाम आप आवश्यक रूप से याद रखें, है ना।
क्योंकि पेपर में टॉपिक नहीं बदलते हैं, याद रखें, ठीक है। पेपर में टॉपिक नहीं बदलते हैं, टॉपिक वही रहते हैं, चीजें बदल कर दे देते हैं। तो क्यों ना हम कंप्लीटली पूरे टॉपिक को कवर करके चले, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। एक महत्वपूर्ण से एक टॉपिक होता है कृषि में ही, वो होता है कृषि से संबंधित अनुसंधान केंद्र। यहां से भी दोस्तों ढेरों बार एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए, है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। जैसे देखते हैं हम, सबसे पहले बात आती है कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, ठीक है, या फिर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां है, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा बस। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं होता दोस्तों कि पिछली बार आ चुका है अब नहीं आएगा, पिछली बार आ चुका है ढेरों बार पढ़ चुके हैं मुझे याद रह जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। कई बार चीजें हम भूल जाते हैं, है ना। तो आप क्या किसी भी चीज को अगर फोकस करके देखेंगे, जैसे कि अगर मैं बताता हूं, अगर आप जितने भी हमारे वीडियोस हैं अकेले में शांत बैठते हुए आप सुनते हैं, गौर से सुनते हैं एकांत में, तो आपको चीजें देखेंगे आप धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाती है ना। चलिए तो आगे देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये तो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली याद रखें, ठीक है, नई दिल्ली। फिर देखते हैं दोस्तों, कई सारे अनुसंधान केंद्र होते हैं, जैसे केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र है ना। गेहूं अनुसंधान केंद्र याद रखें करनाल, कहां पर है, करनाल, ठीक है। और करनाल में एक और भी है डेयरी अनुसंधान केंद्र, डेयरी कहां पर है, करनाल, है ना। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, करनाल में ही है, ठीक है। सर देखते हैं दोस्तों, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना, है ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है, गन्ना सबसे अधिक कहां पर होता है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि गन्ना सबसे अधिक होता है यूपी में। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पर है, लखनऊ, याद रखें, लखनऊ। और कोयम्बटूर भी आता है, कोयम्बटूर, ठीक है। कोयम्बटूर भी कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है, लेकिन लखनऊ में भी है। फिर देखते हैं तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र ढेरों बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र है राजमुंद्री, राजमुंद्री कहां है, आंध्र प्रदेश, याद रखें, राजमुंद्री कहां है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अधिकतर पेपर में ऐसी चीजें देना पसंद करते हैं जो रिलेट कम करती, जैसे तंबाकू का रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है ना, कहां पर है, राजमुंद्री कहां है, आंध्र प्रदेश में, याद रखें, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश। फिर देखते हैं दोस्तों, वन अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधान केंद्र होता है देहरादून, याद रखें, देहरादून, ठीक है। वन से याद रखें जहां पर वन होगा वहां पेट्रोलियम, है ना, जीवाश्म आ जाती है, वन पेड़ पौधे, याद रखने के लिए बड़ा अच्छा फंडा है। तो वन अनुसंधान केंद्र कहां है, देहरादून है। तो पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र भी कहां होगा, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र भी कहां होगा, देहरादून, ठीक है, याद रखें दोनों को। वन अनुसंधान केंद्र कहां है, देहरादून है, वन से जोड़कर रख लीजिए। जीवाश्म जहां होता है वही पेट्रोलियम होता है, हालांकि इतनी जल्दी नहीं बनता है, ठीक है ना, लेकिन याद रखने के लिए पेट्रोलियम कहां बनेगा, देहरादून, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं हम वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहां है, याद रखें, वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहां है, वनस्पति, ये होता है लखनऊ, ठीक है। अब भी आप एक बात सोचे, वनस्पति और पेड़ों में अंतर होता है ना, पेड़ बड़े बड़े होते हैं, वनस्पति क्या होती है, झाड़ी नुमा होती है, छोटी छोटी होती है, और ये इनमें औषधीय गुण भी होते हैं वनस्पतियों में ना। तो वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहां पर है, लखनऊ में है। और दोस्तों याद रखें, जहां पर वनस्पति होती है वहीं पर होता है जीवन, यानी कि क्या, अमृत, यानी कि औषधि, भाई व्यक्ति की रक्षा करता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है
तो औषधि उसकी रक्षा करती है, यानी अमृत का काम करेगा, और विष क्या करता है, मारने का काम। तो दोनों भी कहाँ है, लखनऊ में ही है। तो औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है, याद रखें, औषधि अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है, लखनऊ में ही है, लखनऊ, ठीक है। और विष अनुसंधान केंद्र भी कहां है, ये भी लखनऊ ही है, क्योंकि जहां पर वनस्पति होगी वहां पर औषधि और विष दोनों मिलेंगे। क्लियर है, याद रखें, ठीक है। तो विष अनुसंधान केंद्र कहां पर है, लखनऊ, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों, जैसे मान लीजिए नारियल, ये बहुत बार पूछा है, नारियल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये हो जाता है कासरगोड, कासरगोड, ठीक है, कासरगोड, ठीक है, नारियल अनुसंधान केंद्र। फिर हो जाता है आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र कहां है, आलू शिमला में, ध्यान रखना, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है, शिमला। ये भी आपके पेपर में कई बार आ चुका है, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, ठीक है। फिर देखें दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र, चावल तो कटक उड़ीसा है, याद होगा आप लोगों को, है ना, चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों, अगला हो जाता है दलहन अनुसंधान केंद्र, दलहन अनुसंधान केंद्र, ये होता है आपका कानपुर यूपी, है ना। तो दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर, ठीक है। और फिर होता है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण है, ये भी ढेर बार आ चुका है और ये आता रहेगा, याद रखिए, इसलिए मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं पहले से ही, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहां पर है, कलकत्ता, याद रखें, कलकत्ता, ठीक है। क्यों कलकत्ता कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, ये होता है कलकत्ता में। जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, ये होता है जूट सबसे अधिक कहां पर, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता होती है ना। तो जूट अनुसंधान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र कहां है, ये होता है कलकत्ता, ठीक है। ये अनुसंधान केंद्र क्या होते हैं दोस्तों, क्या होता है कि इन पर फसलों के जो बीज रहते हैं, इन पर बहुत सारे अनुसंधान की जाती है, बहुत सारी रिसर्च की जाती है ना, जिससे कि खेती को और अधिक पैदावार, खेती में और अधिक पैदावार, उच्च उत्पादन की संभावनाएं बना सके, ठीक है। तो दोस्तों ये थी भारत में कृषि। आशा करता हूं आपको बड़ा मजा आया होगा और इसी तरह आप जुड़े रहे हमसे, सही है ना। और दोस्तों आवश्यक सूचना है कि बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, मध्य प्रदेश कांस्टेबल के साथ साथ मध्य प्रदेश में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सब के लिए हम एक बहुत जल्दी प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों हमसे आप जुड़े रहें, उस प्रोग्राम में आप लोगों के लिए कई सारे महत्वपूर्ण क्लासेस और कोर्सेज रहेंगे, ठीक है ना। तो उन कोर्सेज से आप लोग और ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह आप लोग जुड़े रहें, वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।